मैं डॉक्टर नीलम जुनेजा, सहचारा इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्रीकरणपुर। मैं आपके समक्ष आज BA पार्ट सेकेंड विषय इतिहास पेपर फर्स्ट के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। मध्यकालीन भारतीय इतिहास हमारे भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण इतिहास माना जाता है और मध्यकाल का समय 1000 से लेकर 1740 ईस्वी तक जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से माना गया है। और इस काल को दो भागों में बांटा गया है। इसमें फर्स्ट तो कहलाता है सल्तनत काल और दूसरा कहलाता है मुगल काल। सल्तनत काल का समय 1206 से 1526 और दूसरा जो काल है मुगल काल, इसका समय 1526 से लेकर यानी 1740 तक माना गया है। सल्तनत काल के अंतर्गत हमारे भारत में क्रम से 5 राजवंशों ने राज्य किया। फर्स्ट गुलाम वंश था, इसका समय 1206 से 1290। दूसरा खिलजी वंश, इसका समय 1290 से 1320। तीसरा तुगलक वंश, इसका समय 1320 से लेकर 1414। और चौथा सैयद वंश, जो 1414 से लेकर 1451 तक। और अंतिम लोदी वंश था, जिसने 1451 से लेकर 1526 तक भारत में राज्य किया। और तत्पश्चात हमारे भारत में 1526 में बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना जो थी की गई। और मुगल वंश के राजा बाबर से लेकर उसके उत्तराधिकारियों तक का काल जो है वो मुगल काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे शक्तिशाली राजाओं का उल्लेख जो है मिलता है। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास को जानने के साधनों की। मध्यकालीन इतिहास के जानने के साधनों में सबसे महत्वपूर्ण साधन ऐतिहासिक ग्रंथों को माना गया है। ऐतिहासिक ग्रंथ वो ग्रंथ हैं जो महत्वपूर्ण राजाओं के समय में ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर लिखे गए, जिससे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक के अलावा उस समय की कई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जो जानकारी देता है उसको इतिहास के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ जो है कहा जाता है। और इस काल के अंतर्गत मध्यकाल में जो साहित्य लिखे गए अधिकांशतः अरबी और फारसी भाषाओं में लिखे गए हैं और उससे हम इतिहास की जानकारी ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम सल्तनत कालीन साहित्य और उनके बारे में बात करेंगे। सल्तनत काल, जिसका समय इतिहास में 1206 से लेकर 1526 तक माना गया है और उससे पहले के भी जिसमें मोहम्मद गोरी और महमूद गजनी का उल्लेख आता है, उसको भी सल्तनत काल के अंतर्गत ही माना जाता है। और उस समय की रचनाओं से हमें सल्तनत काल और इसके अतिरिक्त तुर्की आक्रमणकारियों में महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी के बारे में जानकारी मिलती है। जिस साहित्यों के अंतर्गत जो नाम आते हैं, सबसे पहला नाम चचनामा का आता है, जो अरबी भाषा में लिखा गया है। इसके लेखक मोहम्मद बिन कासिम हैं, जो सिंध के रहने वाले थे और उन्होंने अपनी रचनाओं में सिंध के बारे में जानकारी दी है। और ये फारसी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ हमें इतिहास के अंतर्गत सिंध प्रदेश की जानकारी देता है। और इन्हीं रचनाओं में दूसरा नाम, जैसे हमने तहकीद हिंद का बताया है, इसके लेखक अल-बरूनी थे। उन्होंने इस रचना को कहते हैं कि फारसी भाषा में लिपिबद्ध किया। अल-बरूनी विदेशी थे। महमूद गजनी के साथ वो भारत में आए। उन्होंने भारत के अंतर्गत आने के बाद भारत में महमूद गजनी के आक्रमण, उस समय की राजनीतिक और सामाजिक दशा और उस समय हिंदुस्तान का धर्म, साहित्य और विज्ञान किस प्रकार का था, उसकी दशा का बड़ा सुंदर वर्णन अपनी रचना के अंतर्गत जो है किया है। मध्यकालीन इतिहास के जानने के साधनों में तीसरा नाम ताजुल नासिर का आता है। इस पुस्तक के लेखक हसन निजामी थे और कहते हैं कि ये एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने 1192 से लेकर 1218 तक की घटनाओं का वर्णन किया है। इनकी रचना से हमें मोहम्मद गोरी के आक्रमण, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और कहते हैं कि गुलाम वंश के श्रेष्ठ शासक इल्तुतमिश के समय की घटनाओं, उस समय के विभिन्न स्थानों, विजय अभियानों, मेले और मनोरंजन और सामाजिक दशा इत्यादि कैसी थी, इसके बारे में जानकारी मिलती है।
मध्यकालीन इतिहास के जानने के साधनों में एक नाम तबकाते नासरी का आता है। इस राइटर के या इसके राइटर जो है मिनहाजुल सिराज हैं। ये रचना फारसी भाषा में लिखी गई है। इसमें मोहम्मद गोरी के आक्रमण से लेकर 1260 तक की घटनाओं का वर्णन जो है मिलता है और इसमें विशेषकर मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, बलबन के समय की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है और इसके अंतर्गत बलबन को एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में बताया गया है और उसकी उन्होंने अत्यधिक प्रशंसा जो है की है। हमारे मध्यकालीन इतिहास के साधनों के अंतर्गत एक नाम जो है आता है अमीर खुसरो का। वो इस समय के एक ऐसे राइटर हुए, एक ऐसे लेखक हुए जिन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं के अंतर्गत कई नाम जो हैं आते हैं। उनकी रचनाओं में एक नाम आता है जैसे किरानो सादेन ये नामक रचना है और ये रचना एक ऐसी रचना है जिस पुस्तक में बलबन के उत्तराधिकारी केकूबाद और बुकरा खां के बारे में, उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दशा के बारे में और दिल्ली नगर की स्थिति, मुख्य भवन, दरबार और उस समय के संगीत और नृत्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है और केकूबाद और बुकरा खां के चरित्र के बारे में भी ये रचना हमें जो है बताती है। इसी प्रकार मध्यकालीन इतिहास के सल्तनत काल की रचनाओं में एक नाम मिफ्ता उल फुतूह का आता है जिसके लेखक अमीर खुसरो थे और उन्होंने ये जो रचना लिखी इसमें खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी की प्रारंभिक बीजों के बारे में उन्होंने जानकारी जो है दी है। इन्हीं रचनाओं में एक नाम आशिका का आता है। इसके लेखक अमीर खुसरो थे और अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजर खां तथा इसके अलावा गुजरात नरेश करण की पुत्री देवल देवी के प्रेम ग्रंथ और उनके विवाह का वर्णन इसके अंतर्गत जो है किया है और इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं और मलिक काफूर के विजय अभियान और मंगोलों से हुए युद्धों के बारे में जानकारी जो है मिलती है। मध्यकालीन और सल्तनतकालीन इतिहास को जानने के साधनों में जो नाम मिलते हैं उनमें एक नाम खजाइन फतूह तथा यानी तारीख़े ए अलाई का आता है। इसके लेखक भी अमीर खुसरो थे। ये ग्रंथ उन्होंने 1311 में लिखा। इस रचना में अलाउद्दीन खिलजी के 15 वर्ष के विजय अभियान, उसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार, उनके राज्यारोहण और उन्होंने किस प्रकार जलालुद्दीन का वध किया, ऐसी सभी घटनाओं के बारे में ये ग्रंथ हमें जानकारी जो है देता है। अर्थात मध्यकालीन इतिहास में सल्तनत काल में खिलजी वंश को यानी जानने के लिए अमीर खुसरो की रचनाएं जो हैं बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश के अंतर्गत हमें इतिहास को जानने के जो साधन मिलते हैं उनमें कहते हैं कि एक नाम तुगलक नामा का आता है। ये रचना खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक रचना थी। इसके अंतर्गत हमें तुगलक वंश की स्थापना के बारे में जानकारी मिलती है। तुगलक वंश के अंतर्गत इतिहास को जानने के साधनों में बर्नी का नाम बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है, जिन्होंने तारीख़े फिरोज शाही नामक ग्रंथ की रचना की। उन्होंने तुगलक वंश का वर्णन जो अपनी आँखों से देखा उसके बारे में उल्लेख किया। उनकी रचनाओं में तुगलक वंश के राजाओं, उनके सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक व्यवस्था, उस समय के यानी दार्शनिक और संतों के बारे में जानकारी इत्यादि हमें इससे जो है मिलती है। और इसके अंतर्गत विशेषकर जो हमें इतिहास के बारे में उल्लेख मिलता है उसमें खिलजी वंश के पतन और कहते हैं तुगलक वंश की स्थापना के बारे में हमें जानकारी जो है प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें तुगलक वंश के इतिहास को जानने के साधनों में जो साधन आते हैं उसमें एक नाम फतवा ए जहांदारी का आता है, जिसके लेखक बर्नी हैं, जो कहते हैं कि एक उच्च वर्ग के साहित्यकार थे।
फिरोज के समय में उन्होंने ये रचना लिखी। ये ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमें कानूनों के बारे में, उस समय की शासन व्यवस्था के बारे में, और इसके अलावा फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति के बारे में, और उनके द्वारा हिंदुओं के साथ कितनी कट्टरता का व्यवहार किया गया, इन सब के बारे में जानकारी जो है मिलती है। और इसका भी इतिहास में अत्यधिक महत्व जो है माना जाता है। इतिहास को जानने के साधनों में सल्तनत काल के इतिहास में एक नाम शमशेर सिराज आफिफ का भी आता है। इन्होंने जो रचनाएं लिखी इसमें एक नाम तारीख़ फिरोज शाही का है, और ये रचना जो थी फिरोज तुगलक के समय में लिखी गई। इनके बारे में ये कहा जाता है कि शमशेर सिराज ये फिरोज तुगलक के समय उनके दरबार में दीवाने वजारत के पद पर कार्यरत थे और फिरोज तुगलक के काफ़ी नज़दीक थे। और इन्होंने अपनी रचनाओं में फिरोज तुगलक के समय की 1357 से लेकर 1388 तक की घटनाओं का उन्होंने वर्णन जो है किया है, जिसमें फिरोज तुगलक के चरित्र, उनकी शासन व्यवस्था, उनकी धार्मिक नीति, दरबारियों के साथ उनके संबंध इत्यादि का उन्होंने वर्णन करते हुए उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो है दी है। और उन्होंने फिरोज तुगलक की तुलना अकबर से की है, यानी इस रचना में उन्होंने बड़ा बढ़ा चढ़ाकर इसका वर्णन जो है किया है। इसी प्रकार हमें तुगलक वंश के इतिहास के अंतर्गत फिरोज तुगलक के समय की घटनाओं को जानने में एक महत्वपूर्ण रचना मिलती है, फतवाते फिरोज शाही, जिस ग्रंथ के रचयिता स्वयं फिरोज तुगलक थे। कहा जाता है कि फिरोज तुगलक एक अच्छे विद्वान भी थे और कहते हैं कि एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने अपने समय में कई रचनाएं लिखी। उस रचनाओं में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसे यानी फिरोजनामा भी कहा जाता है। इससे उनकी शासन व्यवस्था और उनकी धार्मिक नीति इत्यादि के बारे में जानकारी जो है मिलती है। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि सल्तनत काल इतिहास का महत्वपूर्ण काल था। इस काल में अनेकों राजा गद्दी पर बैठे और उसमें कुछ राजा ऐसे थे जो काफ़ी प्रसिद्ध राजाओं के रूप में जाने जाते हैं। और इन रचनाओं से हमें उनके संदर्भ में या उनकी रचनाओं से हमें सल्तनत काल के राजाओं के समय की घटनाओं के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में हमें जानकारी जो है मिलती है। अर्थात इससे हम सल्तनत काल के बारे में जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं। ये था सल्तनत काल और इसकी इतिहासकारी या इसके इतिहास को जानने के साधन, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की। अगले लेक्चर में हम मुगल कालीन साहित्यकार और साहित्य कौन कौन से थे, उससे हमें क्या जानकारी मिलती है, हम इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।